नमस्कार प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ और कुशल होंगे। आइए आज ज़रा हम यूपी एपीओ मेंस के बारे में समझते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है श्रेयान सर ने आप लोगों को बहुत सारी विस्तार में जानकारी दे दी होगी, फिर भी कुछ जानकारियाँ जो है मैं दूँगी और साथ ही साथ मैं ये बताऊँगी एक हिंदी की अध्यापिका होने के नाते कि आपके एपीओ मेंस का सिलेबस क्या होता है, किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र हल करना है और कैसी तैयारी करनी है। तो इन सारी बातों की आपको विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। अपना अगर संक्षिप्त परिचय मैं दूँ तो बस इतना ही है कि मेरा नाम सरिता तिवारी है। मैं गत 13 वर्षों से हिंदी पढ़ा रही हूँ और रही बात जैसे कि एपीओ या फिर जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 8 वर्षों से निरंतर मैं जुडिशरी पढ़ा रही हूँ, है ना? तो अलग-अलग राज्यों के लिए आप सभी को पता है कि अलग-अलग राज्यों में मुख्यतर हिंदी भाषी राज्यों में जो है हिंदी का एक अलग से प्रश्न पत्र होता है। साथ ही अगर हम एपीओ की बात कर रहे हैं यूपी एपीओ की, तो यहाँ पर क्या है कुल 100 अंक की हिंदी है, तो अपने आप में मतलब अच्छा एक भार है हिंदी का और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना? तो जो अभी तक का मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये सिर्फ़ एक अपनी तारीफ़ तो नहीं कहना करना चाहूँगी, बस इतना बता रही हूँ कि जो बच्चा 30 अंक भी या 33 अंक भी बड़े मुश्किल से हिंदी में ला पाता था, उन्होंने भी 70 अंक जो है वो हासिल किए हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को कम से कम 100 में से 70 अंक तो निश्चित रूप से दिलवा सकूँ। हाँ, उसके लिए आप लोगों को एक छोटा-सा काम ये करना है कि जो मैं कहूँ, मेरे अनुसार ही करना है। कहते हैं ना कि गुरु के बताए गए मार्ग पर ही चलने से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है। तो जितना मैं कहूँ बस उतना ही करना है, आपको अतिरिक्त जैसे कहते हैं ना कि अतिरिक्त कोई पाठ्य पुस्तक या कोई स्टडी मटेरियल मार्केट से आप खरीद के लेते आए, उसको बैठ के कर रहे हैं, वो सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी पीडीएफ के रूप में, लाइव क्लास के रूप में, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के रूप में, वो आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेंगी। बस आपको करना क्या है कि निरंतर उसका अभ्यास करना है। कहा जाता है कि पढ़ना तो महत्वपूर्ण है ही, पढ़ने से भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका अभ्यास करना, मतलब रिवीज़न करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या-क्या कवर करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? विषय वस्तु या कंटेंट की बात करेंगे तो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जैसा आप लोगों के समक्ष ये उपस्थित है डॉक्टर शयान सर जो हैं वो आप लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ाएँगे और मैं सरिता तिवारी आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी। रही बात इसकी तो आप सभी को पता है कि क्लास जो है आपकी लाइव भी रहेगी और रिकॉर्डेड भी रहेगी। ये आप ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रूप में आपको प्राप्त होगी। पीडीएफ जो भी हम लोग आपको पढ़ाएँगे मतलब जो पाठ्य सामग्री वो आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे और जितनी पाठ्य सामग्री मैं दे दूँ, मतलब जितना कंटेंट मैं दे दूँ वो मोर देन इनफ है, आपको अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार-बार ये बात ब कहूँगी, जितना मैं पढ़ा दे रही हूँ, बहुत पर्याप्त है। बहुत जो मेरे कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है, वो शायद आपको स्वयं ही बता दें। बहरहाल, तो ये रहा और जो कोर्स की फीस है बेटा, वो आपका 3999 है। ये आपका अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों विषयों के लिए ये आपकी फीस है। ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर किसी छात्र को ऐसा लग रहा है कि हमें केवल एक ही विषय पढ़ना है ना? केवल एक ही विषय पढ़ना है या तो हिंदी या तो अंग्रेज़ी या फिर हिंदी, तो उसके लिए जो आपकी फीस है वो है 1999 ये आपकी फीस रहेगी, ठीक है बेटा? ये आप ध्यान रखेंगे। मेहनत परम आवश्यक है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो मेहनत के ही बल पर ये दुनिया आगे बढ़ती है, आप भी मेहनत करेंगे मतलब देखिए, रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ छात्रों का नहीं होता है, वो अध्यापक-अध्यापिकाओं का भी होता है। तो कहने का अर्थ जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका नहीं है, वो मेरा भी है। ये दर्शाता है कि मैंने भी आपके साथ मेहनत की है। मेहनत मतलब पढ़ाने को लेके या पाठ्य सामग्री को देने को लेकर है ना? तो बेटा रिज़ल्ट केवल आपका नहीं होता, वो रिज़ल्ट हमारा भी होता है। तो जितना
आपको कहा जाए सिर्फ उतना ही करने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा? आज ये बताऊँगी कि इसके इस मतलब पाठ्यक्रम में क्या-क्या चीज़ें कवर कराई जाएँगी, तो वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिलेबस की बात है, तो सिलेबस में या पाठ्यक्रम में ये मेंशन है आप लोगों का कि क्या-क्या पूछा जाएगा, परंतु उसके अतिरिक्त भी जैसे अनुवाद है, गद्यांश है, उसे पढ़कर उसके अंतर्गत से प्रश्नों के उत्तर देना, है ना? उपयुक्त शीर्षक का चयन करना, ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। अनुवाद भी है आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी इस प्रकार से भी रहेगा। इसके अंतर्गत व्याकरण के भी कुछ प्रश्न रहेंगे जो मूलभूत से प्रश्न रहते हैं, मुख्य रूप से शब्द विचार पर ही ध्यान दिया जाता है। तो उसको भी हम कक्षा में क्रम से समझते हुए चलेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? यहाँ से अगर आप लोगों को कोई विस्तार में जानकारी चाहिए होगी, कोर्स से संबंधित कुछ भी विस्तार में जानकारी चाहिए होगी, तो आप लोग कृपया जो ये दिया गया नंबर है ना, इस पे आप लोग संपर्क करेंगे। तो ये यहाँ पर आप लोगों को विस्तार से ये सारी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो आपको विस्तार से अगर जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क करके जो भी जानकारी है, आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए, अभी कुछ एक बार सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत मैं क्या-क्या पढ़ाऊँगी, एक बार आप लोगों को बताती हूँ। तो इस पर हम चर्चा करते हैं, हिंदी के पाठ्यक्रम की हम चर्चा कर ले क्या करेंगे और कैसे पढ़ना है लोगों को। देखिए, हिंदी की अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, तो बेटा इसके अनुवाद अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम करेंगे, जो गद्यांश के अंतर्गत प्रश्न कर लिए जाते हैं ना बेटा, गद्यांश के अंतर्गत प्रश्न किए जाते हैं, तो उस प्रश्न को भी हम देखेंगे कि हम कौन से प्रश्न को करेंगे। तो गद्यांश देखिए, ये मैं इस प्रकार से लिख रही हूँ, आपको भी ध्यान रखना है कि आपको इसी प्रकार से लिखित परीक्षा क्योंकि आपको होगी, तो लिखित परीक्षा को ध्यान रखते हुए आपको इसी प्रकार से लिखना है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये मानक वर्तनी है बेटा, जो बाद में बदल गई है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे मानक वर्तनी का भी कि कौन-सी आपकी मानक वर्तनी है। थोड़ा-सा बस क्षमा कीजिए, कभी-कभी कुछ तकनीकी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। गद्यांश गद्यांश का मतलब पैसेज की बात हो रही है कि एक अनसीन पैसेज रहेगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको उत्तर देना, जिसमें से शीर्षक के भी उत्तर पूछ लिए जाते हैं। शीर्षक का अर्थ होता है गद्यांश से संबंधित। संबंधित प्रश्न गद्यांश का मतलब होता है आपका अनसीन पैसेज, उसे पढ़ना है, उसमें से प्रश्न को उत्तर देना है। फिर मैं कह रही हूँ कि शीर्षक जिसे कहते हैं मतलब सुटेबल टाइटल जिसे कहते हैं, वो आपको बताना है कि कौन-सा सुटेबल टाइटल है, वो भी आपको देना रहेगा। तो ये भी मैं आपको सिखाऊँगी किस प्रकार से हम सुटेबल टाइटल देते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझते चलेंगे। गद्यांश मैंने इस प्रकार से लिखा, आप में से तमाम छात्र कह सकते हैं कि मैम क्या गद्यांश हम ऐसे नहीं लिखते हैं? इस प्रकार से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा उत्तर होगा क्योंकि आप लोगों का जो प्रश्न पत्र है, वो लिखित में है ना? लिखित अर्थात आप लोगों को लिखना है, पेन पेपर मोड आपका रहेगा, उस प्रकार से परीक्षा आपको देनी है। तो इसका मतलब मानक वर्तनी जो है उस पर ध्यान रखना है। ये मैं कक्षा में साथ-साथ बताते चलूँगी कि मानक वर्तनी होती क्या है? मानक वर्तनी अर्थात स्टैंडर्ड स्पेलिंग की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स भी जो है ना हिंदी में समय-समय पर हिंदी भाषा में और उसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि, समय-समय पर कुछ-कुछ बदलाव होते रहते हैं। अब उन बदलावों से आप तो परिचित नहीं हैं, तो ये मेरा काम होता है, ये मतलब मेरा प्रमुख कर्तव्य है कि नई वर्तनियों से मैं आपको परिचित कराऊँ। है ना? तो जैसे आप अपना फ़ोन अपडेट करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ना हिंदी की देवनागरी लिपि में भी कुछ अपडेटेड
वर्ज़न आ जाते हैं, तो उसका परिचय मैं दूँगी आप लोगों को। और बेटा यही सबसे प्रमुख बात होती है। जब आप लिख रहे हैं ना, आपकी कॉपी चेकिंग होती है, तो ये देखा जाता है कि आपने कितना मतलब स्टैंडर्ड स्पेलिंग आपको वास्तव में पता है या नहीं? जो भी नई जानकारी, नए तथ्य, नया जो अपडेट आया है, आप उससे परिचित हैं या नहीं? तो आपके लेखन से पता चल जाता है, तो कह सकते हैं कि एक वो पॉज़िटिव चीज़ होती है, अंक थोड़ा अधिक मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो गद्यांश का ये अपडेटेड वर्ज़न है, इस प्रकार से लिखेंगे, ना कि इस प्रकार से। ऐसे तमाम जानकारी कक्षा में पढ़ाने के दौरान मैं आप लोगों को दूँगी। मानक वर्तनियों से परिचय, ये तो मतलब एक कह सकती हूँ कि एक आप लोगों के सामने उदाहरण स्वरूप था। तो ऐसी तमाम बातें मैं बताते चलूँगी, लेखन कौशल में बहुत ज़रूरी है। और एपीओ जो है वो सारा राइटिंग स्किल का खेल है, टोटल राइटिंग स्किल का खेल है। तो आपकी राइटिंग स्किल जितनी शानदार बेहतर रहेगी, आपका चयन उतना ही प्रबल होते जाएगा। ठीक है बेटा? तो एक तो हम गद्यांश से संबंधित प्रश्न देखेंगे, अनुवाद से संबंधित प्रश्न देखेंगे, संक्षेपण लेखन इसकी बात करते हैं। संक्षेपण लेखन मतलब प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं। प्रेसी राइटिंग का मतलब जो भी आपका मूल लेख है, उस मूल लेख को 1/3 करना, 1/3 करना ही आपका क्या कहलाता है? संक्षेपण लेखन कहलाता है। संक्षेपण लेखन कैसे किया जाता है? उसकी प्रमुख जो ट्रिक्स हैं, वो आप लोगों को बताते चलूँगी कि इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए आप लोग अपने लेखन को कितना बढ़िया, कितना प्रिसाइज़, कितने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये, उसके बाद निबंध आप लोगों को कराया जाएगा। निबंध, निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग की हम बात करते हैं। लगभग-लगभग देखा जाए तो जो पीवाईक्यू पर अगर हम नज़र डालते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि एपीओ मेंस में लगभग 1000 शब्द का निबंध लेखन होता है। तो 1000 शब्द ऐसे कह सकते हैं, वो हो सकता है 700 तक भी जाए, वो तो परीक्षा में, प्रश्न पत्र में वो सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। तो उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। निबंध भी आपको मोटे-मोटे तौर पर मैं 6 अलग-अलग विषयों पे 6 डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं आप लोगों को निबंध लेखन करना सिखाऊँगी, जिसमें कि प्रमुख जो आपका रहेगा आपका पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित जो निबंध लेखन है वो कराया जाएगा। सामाजिक, आपका सामाजिक सरोकार, सामाजिक सरोकार से संबंधित इससे आपको प्रश्न कराए जाएँगे, ठीक है बेटा? ये ध्यान रखेंगे, मतलब इस पर, इस विषय पर निबंध रहेगा। एक आपका जो प्रमुख है वो है स्त्री या महिला के तमाम मुद्दे हैं, आपको पता ही है, चाहे वो कोई सा भी हो, है ना? वो घरेलू हिंसा से संबंधित हो जाए या तमाम इस प्रकार से। तो एक जो निबंध है वो महिला या नारी से जो संबंधित है उनके विषयों को लेकर होगा, ये हम देखेंगे। फिर विधिक निबंधों की हम बात कर लेते हैं, है ना? तो विधिक निबंध भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपके विधिक निबंध। विधिक निबंध का मतलब आपका हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ प्रमुख चीज़ें दी गई हैं ना, जैसे न्यायिक सक्रियता, तो ये, और या तो फिर आप बात कर सकते हैं जो भी अलग-अलग मुद्दे होते हैं आपके विधि के, संविधान से संबंधित, तो उस पे निबंध कराए जाएँगे। तो विधिक जो निबंध है वो हम लेके चलेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है बेटा? इसी के अंतर्गत हम कुछ आर्थिक पक्ष जो रहेगा, है ना? आर्थिक अगर हम समस्याओं की बात करते हैं, तो आर्थिक समस्याओं से संबंधित भी रहेंगे। आर्थिक विकास, मैं इसको नाम दे सकती हूँ, आर्थिक विकास से संबंधित रहेंगे आपके निबंध। तो ये बहुत अलग-अलग, मानव संसाधन हो गया, तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप लोगों को निबंध जो हैं वो कराए जाएँगे। तो ये तो अभी एक वानगी मात्र थी, आप लोगों को बहुत सारे अलग-अलग विषयों पर निबंध कराए जाएँगे। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है ना? टेक्नोलॉजी से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिस पर निबंध पूछ लिए जाते हैं। तो उसको भी, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, एआई, तो वो उसी के अंतर्गत, तकनीकी के ही अंतर्गत आ जाता है, टेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत, तो वहाँ से भी कुछ आप लोगों को निबंध कराए जाएँगे। तो इस प्रकार के अलग-अलग प्रकार से
सामाजिक समस्या हो गया, आर्थिक हो गया, विकास का पहलू हो गया, है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सारे लगभग इन सारे विषयों को निबंध लेखन में कवर किया जाएगा। जैसे अभी समसामयिक मुद्दे हैं आपके, जैसे भारत की सामरिक नीतियाँ हैं, इनसे भी संबंधित आप लोगों को निबंध कराया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को मैं निबंध के दौरान जो है ना, निबंध लेखन के दौरान कवर करूँगी। तो इसमें बस आप लोगों से एक छोटी-सी चीज़ मैं चाहूँगी कि जब क्लास होगी ना, तो क्लास में मैं बताऊँगी कि अगली कक्षा में ये टॉपिक कराए जाएँगे। तो उसके लिए थोड़ा-सा होमवर्क आप भी करके रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा कोर्स समय पर समाप्त होगा, पहली बात ये, और दूसरा हम काफ़ी कंटेंट कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप छात्रों के लिए। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से ये कुछ निबंध के विषय रहेंगे, वो आप लोगों को कराए जाएँगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं तो व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण शिक्षण, ये आपको कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो हम करेंगे वो शब्दों के बारे में करेंगे। शब्द, जिसमें कि हम कर लेंगे विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, ऐसे बहुत सारे, ये सिर्फ उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ कि हम कक्षा में क्या-क्या कवर करेंगे। समास इत्यादि जो है, वो भी आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये सब जो है हम कक्षा के अंतर्गत इसको कवर करेंगे। एक विशेष मैं जानकारी देना चाहूँगी, जैसे जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो अभी तक रहा, और ये जो तरीका है ना वो बड़ा कारगर भी साबित हुआ। तो मैंने जुडिशरी के एग्ज़ाम में देखा था, जैसे कि 2022 के जो आपके हरियाणा का जुडिशरी का पेपर था, 2024 का जो था, तो मैंने देखा ये जो मेरा एक तरीका है ना वो बड़ा काम किया। तो वो पता है वो तरीका क्या है? वो है श्रुतलेख, मतलब डिक्टेशन। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही कक्षा शुरू होगी, तो कक्षा शुरू होते ही मैं बोलूँगी कि आप लोग कुछ शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रही हूँ, और सुनकर उसे लिखेंगे। तो ये है डिक्टेशन, जिसे हिंदी में हम श्रुतलेख कह देते हैं। तो श्रुतलेख से आपके कक्षा की शुरुआत होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो श्रुतलेख में मैं 15 शब्द, 20 शब्द, जैसे-जैसे आप लोगों की लिखने की रफ्तार बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे मैं शब्दों को बढ़ाते जाऊँगी। और इससे आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जब हम बात करते हैं श्रुतलेख की, जो कि मैं कक्षा के आरंभ में ही लूँगी, ये आप लोगों को कराया जाएगा। श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन। कक्षा शुरू होते ही सबसे पहले आप लोगों को ये काम कराया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है, आप सुनेंगे और लिखेंगे। आपकी जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, अपने आप रिमूव होते जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता थे, उन शब्दों के अर्थ भी पता चलते जाएँगे। उन शब्दों को मैं ये बताऊँगी कि वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, वो भी आप जानेंगे। जिससे जो आपकी लेखन शैली है, जो आपकी राइटिंग स्किल है, लिखने का जो स्टाइल है, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी हम लैंग्वेज की हम बात करते हैं, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो नंबर कटते हैं ना, वो स्पेलिंग मिस्टेक, वर्तनी त्रुटियों के कटते हैं। तो वो वर्तनी त्रुटि मैं होने नहीं दूँगी कि आप लोगों के आधे नंबर भी कटें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सहयोग आप लोगों को मेरे साथ करते चलना है कि इस मामले में कभी भी इसको हल्के में नहीं लेंगे श्रुतलेख को, बस ये ध्यान रखना है। ये आपका आधार है, आपकी भाषा को बेहतरीन बनाने का आधार है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और कक्षा में इन सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से मेरा पढ़ाने का जो रहेगा, क्लास में एक तरीका रहेगा कि कैसे-कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं कक्षा में पहले कराऊँगी श्रुतलेख, उसके बाद कराऊँगी अनुवाद, ठीक है? अभी मैं ये सारी चीज़ें लिख भी दे रही हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि कक्षा में हम क्या-क्या करेंगे। तो जैसे हमने श्रुतलेख कर लिया, श्रुतलेख के बाद अनुवाद कर लिया, अनुवाद के बाद निबंध लेखन कर लिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक कक्षा में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं कवर हो सकते हैं। तो इनको हम अलग-अलग दिनों में अलग-अलग प्रकार से विभाजित करेंगे, जिसमें से हम ध्यान ये देंगे कि प्रत्येक कक्षा में निबंध का एक टॉपिक तो ज़रूर कवर कर लिया जाए, ये कोशिश रहेगी। इसके अतिरिक्त मुहावरे हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा, है ना बेटा? तो कक्षा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएँगी। उदाहरण के लिए बेटा, आप सभी के समक्ष यहाँ पर एक लिखित रूप में
इसको मैं अगर मुझे इसका नाम देना हो तो मैं कहूँगी ये कक्षा कार्य है, ठीक है? ये क्या है? कक्षा कार्य है। तो कक्षा में पढ़ने के दौरान आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएँगी। हो सकता है अभी आप लोगों को थोड़ा ये अस्पष्ट हो रहा हो, पर क्लास में पढ़ते समय ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ी-सी स्पष्ट रहेंगी। ये देखिए बेटा एक चीज़ और बता दूँ कि आपका जो मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन मूल्यांकन मतलब जाँच जिसे हम कहेंगे, ठीक है बेटा? तो ये जाँच जो है ना वो भी होगा आप लोगों का कि आप जो भी लिख रहे हैं, फिर से बता रही हूँ, आप जो भी लिख रहे हैं, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे वो पत्र लेखन हो, है ना? तो आप लोगों का ना पत्र लेखन भी आता है, ये भी मैं बता दूँ। पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग की हम बात करते हैं। तो पत्र लेखन भी यहाँ पर सिर्फ़ एक चीज़ बात बता दूँ, कई छात्रों के ना ऐसी दुविधा रहती है कि औपचारिक पत्र लेखन आएगा या फिर अनौपचारिक। बहुत स्पष्ट रूप से बता दूँ, जब भी पत्र लेखन आएगा वो औपचारिक ही आएगा, अनौपचारिक नहीं आएगा। तो अपने दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से डालनी है क्योंकि आप एक कहा जा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे औपचारिक पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। अनौपचारिक पत्र ही परीक्षा में पूछे जाएँगे। तो अनौपचारिक पत्रों के भी विविध रूप होते हैं, उनसे आपका परिचय कराया जाएगा। ठीक है? तो औपचारिक पत्र लेखन जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जितना भी लेखन कौशल है, इन सब की जाँच या मूल्यांकन ज़रूर होगा। मतलब मैं कक्षा में पढ़ाऊँगी, आप लोगों को बोलूँगी कि ये काम या जैसे मैंने निबंध लिखवा दिया, पत्र लिखवा दिया और आप उसी को एक सुव्यवस्थित रूप में लिखकर मुझे भेजेंगे। मैं जाँच करके आप लोगों को दूँगी। जाँच के दौरान आपको मार्क्स के साथ-साथ रिमार्क्स भी दिए जाएँगे, ठीक है? तो फीडबैक भी दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ़ मैंने अंक देकर और आप लोगों से मुक्ति प्राप्त कर ली, कि नहीं। उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोग सफल हों, आप लोगों का रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को फीडबैक दिया जाए। तो वो साथ-साथ आपकी कॉपी पे फीडबैक भी लिखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उस फीडबैक को आप लोग हमेशा गंभीरता से लेंगे, फीडबैक पढ़कर उसमें सुधार लाने की आप कोशिश करेंगे। जैसा भी मैंने लिखा हो कि वर्तनी सुधारनी है, वाक्य विन्यास सुधारना है, सही शब्दों का चयन करना है, तो इस मतलब अलग-अलग प्रकार से आप लोगों का फीडबैक रहेगा। तो अच्छा रहेगा, लिखूँगी कि आपका कार्य सराहनीय है ना? तो ये भी लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फीडबैक को आप हमेशा गंभीरता से लें बेटा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। तो आपका मूल्यांकन भी आपकी कॉपी की जाँच भी की जाएगी, मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान आपको अंक दिया जाएगा, ठीक है? पहली चीज़ आपको अंक दी जाएगी। दूसरा पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण 1 मिनट मतलब फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। उस फीडबैक के आधार पर आप स्वयं में सुधार ला सकते हैं, समय रहते आप सुधार ला सकते हैं। तो ये 2 काम आपके मूल्यांकन प्रक्रिया का ये 2 हिस्सा रहेगा, पहला मार्क और दूसरा रिमार्क। पत्र लेखन की भी आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से कवर किया जाएगा। अब जैसे देखिए एक उदाहरण के स्वरूप ये चीज़ है, तो इसमें जो पहला कक्षा कार्य के अंतर्गत जो पहला कार्य है वो क्या है आपका ध्यान दीजिए ये अनुवाद है। तो पहला क्या है ये आपका एक अनुवाद है, ठीक है बेटा? तो इसको आप अनुवाद के रूप में रखेंगे कि हाँ, ये अनुवाद है इसको पढ़कर और अनुवाद करना है, ठीक है बेटा? ये ध्यान रखेंगे आप, अनुवाद रहेगा पहला, पहले नंबर पे आपका अनुवाद है। इसको पढ़ना है और पढ़कर अनुवाद करना है। दूसरे नंबर पे कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं, ये ध्यान दीजिए। व्याकरण कुछ प्रश्न हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो आपके मुहावरे लाए गए हैं। चौथे नंबर पे जो है वो अनेकार्थी शब्द है और पाँचवाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप 5वें प्रश्न पर ध्यान दें, तो यहाँ पर आप लोगों को शब्दों के अंतर्गत जो है बताना है, भेद करना है, ठीक है? जैसे अवधि, अवधि, कोश, कोश, ग्रह, गृह, सर, शर, है ना? इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ कवर करनी है, ठीक है बेटा? इसी प्रकार से जैसे कभी समास के प्रश्न करा दिए, कभी पर्यायवाची करा दिया, कभी विलोम करा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको कक्षा के अंतर्गत कराई जाएँगी। आइए इसको समझते हुए चलते हैं तो
इस प्रकार से जो भी आपकी 2 घंटे की क्लास रहेगी या 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, उस ये टॉपिक्स कवर किए जाएँगे, ठीक है? ये ज़रा ध्यान दीजिए, जैसा कि लिखा हुआ है मैं अंग्रेज़ी में हो सकता है कि उच्चारण त्रुटि हो जाए मुझसे, प्रोनंसिएशन मिस्टेक हो जाए, उसको आप लोग थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे, हिंदी वाला सही बताऊँगी, ठीक है? चलिए आइए, जैसे लिखा है कि चिपको मूवमेंट नॉन वायलेंट सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट बाय रूरल विलेजर्स, particularly women in India in the 1970s, aimed at protecting trees and forests salted for government-backed logging. The movement originated in the Himalaya region of Uttarakhand, then part of Uttar Pradesh, in 1973 and quickly spread throughout the Indian Himalaya. The Hindi word chipko means to hug or to cling to and reflect the demonstrators' primary tactic of embarrassing trees to impels loggers. ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से impelled loggers, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमें ये अंग्रेजी का जो है वो हिंदी में अनुवाद करना है। हाँ जी बेटा। अब अनुवाद करने का कुछ तरीका बता रही हूँ कि कैसे अनुवाद किया जाता है। इसको समझ के चलते हैं। ठीक है बेटा। जब भी हम कोई भी गिवन पैराग्राफ रहता है, जब उसको पढ़ते हैं तो उसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जैसे ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को जब बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे, तो जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, सबसे पहले वहाँ तक का आप लोगों का अनुवाद कर लेना है। जैसे चिपको मूवमेंट से लेके आपका जो फुल स्टॉप लगा है, अगर आप पूरे वाक्य पर ध्यान दें, तो आपका लॉगिंग पर लगा है। ठीक है बेटा? यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका लगा है फुल स्टॉप, तो हमें सबसे पहले यहाँ तक के वाक्यों का अनुवाद कर लेना है। उसके बाद से अगर हम ध्यान दें, तो द मूवमेंट ओरिजिनेटेड यहाँ से लेकर और दूसरा जो आपका फुल स्टॉप लगा है, अगर हम इस बात पर ध्यान दें, तो वाक्य के खत्म होते ही लगा है। तो मोटे-मोटे तौर पर देखा जाए तो अनुवाद करने का ये तरीका होता है कि जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, जहाँ से वाक्य शुरू हुआ है और जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, सबसे पहले हम वहाँ तक का अनुवाद करते हैं, उसके बाद हम आगे का अनुवाद करते हैं। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे इस तरीके से। तो आप लोग एक बार कोशिश करेंगे कि इसका अनुवाद आप लोग कैसे कर सकते हैं। एक-एक करके चलिए आप लोग शुरू हो जाइए और अनुवाद करना थोड़ा-सा समय देती हूँ, एक बार आप लोग स्वयं से अनुवाद करना इसका शुरू करें। अभी अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी आपको ये चीज़ें। ऐसे 2 पैराग्राफ में आप डिवाइड करके इसको कर सकते हैं, इसको विभाजित करके एक बार कर सकते हैं। थोड़ा-सा कोशिश कीजिए, अन्यथा बताती हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। इसमें देखिए कहा जा रहा है, चिपको मूवमेंट अर्थात चिपको आंदोलन, मूवमेंट अर्थात आंदोलन। और ये किस प्रकार का था? ये आपको पता है कि ये 1970 के दशक में चलाया गया जो है एक ग्रामीणों के द्वारा चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन है। तो एक यहाँ पर देखिए, नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट बाय रूरल विलेजर्स। तो यहाँ पर जब अनुवाद करेंगे तो आप लिखेंगे कि चिपको आंदोलन, है ना? चिपको आंदोलन भारत में, इसको आप ऐसे लिखेंगे, चिपको आंदोलन भारत में। यहाँ पे देखिए है ना, इन इंडिया इन द 1970s। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि चिपको आंदोलन भारत में कब चलाया गया? इन इंडिया, यहाँ से शुरू की
ये वाक्य लिखते हुए तो आप लिखेंगे इसको कि भारत में चिपको आंदोलन 1970, जैसा कि मैं इधर एक तरफ लिखते भी जा रही हूँ, जिससे आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो, है ना? इसको पढ़ते हुए और आप लोग करेंगे। ये कक्षा में मैं पढ़ाने के दौरान आप लोगों को बताते भी चलूँ। बस पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ, इससे आप लोगों को थोड़ी-सी सुविधा है। चिपको अन ये बीच-बीच में थोड़ा-सा बेटा भारत 1970 को आप 1970 ही लिखेंगी। 1970 के दशक थोड़ा-सा आज आप लोगों को उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा आप लोग। 1970 के दशक में ये आपका ग्रामीणों द्वारा, ठीक है बेटा? ये आप ग्रामीणों द्वारा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे लिखते समय भी। जैसे मैंने कहा कि मैं आप लोगों को शुद्ध वर्तनियों से भी परिचित कराते चल ग्रामीणों दशक में ग्रामीणों और विशेषकर, है ना? विशेषकर महिलाओं द्वारा। देखिए बेटा मैं दोबारा ऐसे लिख रही हूँ, मैं चाहती तो इसको लिख कर ला सकती थी, पर मैंने कहा क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है ना, जिसको आपको लिखे और पढ़े बहुत समय हो गया होगा, इसलिए स्वयं ही लिखकर इसे समझाया जाए। लाया गया। एक ये क्या है? अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिकी, है ना? इकोलॉजिकल का अर्थ होता है पारिस्थितिकी, सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन था। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आप लोगों को कराया कि एक आंदोलन। अब इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है और आगे इसी प्रकार से आप लोगों को धीरे-धीरे कक्षा में ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर कराई जाएँगी। ठीक है बेटा? तो ये ध्यान रखें, ये सब कुछ और आगे भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये था कि यह जो ये जो आंदोलन है, ये हिमालय में जो है वो शुरू हुआ था, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था? ये भी आप बता सकते हैं कि सरकार द्वारा जो समर्थित कटाई है, उसके विरोध में था। तो सरकार ने क्या किया था कि कहा था पेड़ों को काटो, तो उस सरकार द्वारा जो समर्थित कटाई थी, उसके विरोध में ये आंदोलन था। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में उत्तराखंड में हुई थी, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, तब उत्तर प्रदेश का भाग था। इस प्रकार से आप लिख सकते है ना? और ये बहुत ही तेज़ी से फैला, पूरे भारत में बहुत ही तेज़ी से फैला, हिमालय से शुरू शुरू हुआ था, पर बहुत तेज़ी से पूरे भारत में ये फैल गया था। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि द हिंदी वर्ड चिपको मीन्स टू हग, तो हिंदी शब्द चिपको का अर्थ है गले लगाना, या फिर आपका जो दूसरा है ये क्लिंग, अर्थात चिपकना, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो मतलब यह दर्शाता है, आप लिख सकते हैं कि दर्शाता है कि जो आ रहे थे डेमोन्स्ट्रेटर अर्थात प्रदर्शनकारी, उन्होंने क्या किया, लगा लिया गले से और कहा कि हम काटने नहीं देंगे, है ना? इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था? जो लकड़हारे थे, उनको लकड़हारों को रोकना था सरकार का उद्देश्य, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब ज्यों के त्यों अनुवाद में बेटा सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य बात है ना, वो है टेंसेस का ध्यान रखना। टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इस वाले अगर पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट टेंस में ये सारा है।
ध्यान देंगे। तो हमें टेंसेस का ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में ही सारा कुछ हमें करना है। तो ये कक्षा के दौरान मैं टेंसेस भी पहचान करना सिखाऊँगी। वैसे सर तो आपको बताएँगे ही, फिर भी मैं भी इस चीज़ को आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे टेंस रिकॉग्नाइज़ करते हैं, कैसे उसकी पहचान करते हैं और उस हिसाब से आप अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है? दूसरे प्रश्न पर एक बार देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है निर्देशानुसार दीजिए। पहला जो प्रश्न है वो क्या है? सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। इसे किसमें बदलना है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का सीधा मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। हिंदी में जिसे अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसमें चेंज करना है। तो सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। तो इसको ये है आपका सरल वाक्य। जब इसको हम बदलेंगे मिश्र वाक्य में तो कंडीशनल सेंटेंस के द्वारा हम इसे चेंज कर देंगे। तो जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे। तो इसमें हम बोलेंगे जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे। जैसे ही सूरज निकला फूल खिल उठे। और इसमें ध्यान रखेंगे जैसे ही सूरज निकला, दूसरे वाक्य से पहले कॉमा लगाएँगे। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में बदलते समय ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहता है। जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या हम उसको कई बार कंडीशनल सेंटेंस भी कह देते हैं, शर्तवाचक वाक्य। तो उसमें पहले वाक्य के बाद हमेशा कॉमा का प्रयोग कर दिया जाता है जिससे आपका बन जाता है मिश्र वाक्य। तो ये इस प्रकार के छोटे-छोटे ट्रिक्स जो हैं वो मैं बताते चलूँगी। बजाय कि बहुत ज़्यादा परिभाषा लिखवा के रटवाने की बजाय मेरा ध्यान इस पर रहेगा। जिससे कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। अगला जो है जैसे ही बादल निकले मोर नाचने लगा। इसको बदलना है सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक ही प्रेडिकेट होता है। और ऐसे जैसे ये कॉमा लग के वाक्य बना है, जैसे प्रयोग हुआ है, इसको हम हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? बादल घिरा, बादल के घिरते ही मोर नाचने लगे। तो इसका होगा बादल के घिरते ही मोर नाचने लगे। इस प्रकार से ये वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा? शायद आप लोगों को हाँ, दिख रहा। रात हुई और चाँद खिला, ठीक है? इसको हम देखते हैं, रात हुई और चाँद खिला, ये आपको बताना है कि अर्थ के आधार नहीं, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। अर्थ के आधार पे आपको वाक्य का भेद बताना है। तो ये आपका क्या है? विधानवाचक वाक्य, इसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। ये सारी चीज़ें मैं कक्षा में पढ़ाने के दौरान बताऊँगी। रात हुई और चाँद खिला, रचना के आधार पर बताना है तो रात हुई और चाँद खिला ये क्या है आपका? संयुक्त वाक्य है। ये किस प्रकार का? संयुक्त वाक्य। मतलब ये आप लोगों का कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य। अब मुहावरे हैं, मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। कक्षा में पढ़ाने के दौरान मैं मुहावरे पढ़ाऊँगी और साथ ही अर्थ बताऊँगी। वाक्य में प्रयोग करने का काम आप लोग करेंगे। ये आप लोगों का काम रहेगा कि अर्थ बता दिया, अब आप इसे वाक्य में प्रयोग करें। क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि आप मानसिक और बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हैं कि अर्थ बता देने पर आप वाक्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। पर उदाहरण स्वरूप मैं कुछ-कुछ वाक्य आप लोगों को बताते चलूँगी। इस संदर्भ में मैं अखबारों को भी लेकर आऊँगी, जिसमें अखबारों को प्रदर्शित करूँगी और बताऊँगी कि किस प्रकार कोई राजनीतिक जुमले के रूप में प्रयोग कर लिया गया है या फिर अगर कोई सामाजिक समस्या थी तो वहाँ पर इस मुहावरे को किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो वो पढ़ाते समय मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। जैसे अपने पैरों पर खड़ा होना, घर में ये बातें होती हैं कि जल्दी से एपीओ बन जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्यों? सही बात है ना? है ना? 9-2 11 होना, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। हथेली पर सरसों जमना मतलब या उगना, असंभव कार्य। गाँठ बाँध लेना, दृढ़ निश्चय करना, पूरा विश्वास करना, डेरा डालना मतलब ठहर जाना। कहते हैं ना हमारे घर में तो वो डेरा डालकर बैठ गए हैं, मतलब यहीं ठहर गए हैं, ऐसे।
अब अनेकार्थी शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में भी प्रयोग करें। कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना। जैसे अंबर शब्द है, अंबर के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है इसका वस्त्र, है ना, वस्त्र अर्थात कपड़ा। एक अर्थ क्या है इसका? वस्त्र। वस्त्र का अर्थ कपड़ा। तो एक तो इस अर्थ में हम प्रयोग कर लेंगे अंबर को, कपड़ा। और दूसरा अंबर का अर्थ आप लोगों को पता है वो क्या है? आकाश। इस संदर्भ में प्रयोग करेंगे। कुशल, कुशल के भी दो अर्थ हैं। अगर हम पहले अर्थ को लेखें तो जैसे पूछे और बताइए सब कुशल मंगल है ना, तो कुशल का मतलब क्या? ठीक होना। एक तो है ठीक होना, दूसरा अरे वो व्यक्ति तो अपने कार्य में बहुत कुशल है, मतलब बहुत स्किल्ड है, जिसे हम कह सकते हैं दक्ष, स्किल्ड है, ये कह सकते हैं। कनक, इसके भी दो अर्थ होते हैं। तो एक कनक का क्या अर्थ होता है? एक कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे का अर्थ क्या होता है? दूसरे का अर्थ होता है जिसे हम धतूरा कह देते हैं। सुना है ना, कनक कनकते 100 गुने। तो एक कनक के दो अर्थ हैं, तो एक कनक का अर्थ क्या है? सोना, मतलब गोल्ड। और दूसरा अर्थ क्या है हमारा? धतूरा प्रकार से। ठीक है। फन, फन के भी दो अर्थ हैं। तो ये ध्यान दीजिए, न तो ये इंग्लिश वाला फन है, न ही ये उर्दू वाला है, ये हिंदी वाला है। तो और एक फन ऐसे भी होता है, फन और फन। कई बार लोग नुक्ता लगाना भूल जाते हैं, इसलिए एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। वहां पे बस आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जिसके नीचे नुक्ता अर्थात यहाँ बिंदी लगी है, तो इसका मतलब होता है हुनर, हुनर। और ये वाला जो फन है, ये क्या है? सांप वाला जो फन होता है उसको कहा जाता है। हाँ, ये वाला है ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, मतलब ये आपके सामने सिर्फ एक प्रतिदर्श, हम कह सकते हैं कि एक प्रतिदर्श कक्षा के रूप में है, एक मॉडल क्लास के रूप में है, कि आपको क्लास में ऐसे बहुत सारी चीजें विस्तार से कवर कराई जाएंगी। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये मिलते-जुलते से शब्द हैं। जैसे यहाँ पर वर्तनी थोड़ी-सी गलत हो गई है। यहाँ पर आपका रहेगा अ, व और ध में छोटी मात्रा, अवधि। इसको देखते हैं। अब ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर अर्थ क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। मैं इसको यहाँ पर अलग से लिखकर एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ मैं एक पेज ले लेती हूँ, जिस पे आप लोगों को ये सारे शब्द समझा सकूँ। आइए समझाती हूँ मैं इन सारे शब्दों को। जैसे मान लीजिए आप लोगों को अवधि, अवधि, ये वाला जो अवधि है, ये दर्शाता है समय को। 1 मिनट, सॉरी बेटा। ये जो अवधि है, ये आपकी भाषा है, भाषा। और ये जो अवधि है, ये क्या है? समय। जैसे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की अवधि जो है वो 3 घंटे की है। तो अवधि का मतलब ये वाला अवधि क्या है? समय। तो 3 घंटे की अवधि जिसे कह देते हैं। ये अवधि क्या है? भाषा, जो कि अवध क्षेत्र में बोली जाती है। और साथ ही साथ रामचरितमानस इसी ही बोली या इसी ही भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार से। आगे जो हम बढ़ते हैं, अगला है कोश। और ये कोश जो है वो आपका संग्रह है। संग्रह, जैसे हम कहते हैं ना, उदाहरण के तौर पर शब्दकोश। संग्रह का मतलब कलेक्शन से है, एनसाइक्लोपीडिया हम कह सकते हैं, है ना। और इस कोश का मतलब होता है, जैसे धन वगैरह जब इकट्ठा करते हैं ना, तो धन
संचय हम इस प्रकार से कह सकते हैं। या जैसे आप लोगों ने एक शब्द भी सुना होगा इसी से संबंधित, कोषागार। कोषागार जहाँ पर पैसे इत्यादि रखे जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं। तो एक कोष किसके संदर्भ में है? वो है संग्रह जैसे शब्दों इत्यादि का। और एक कोष क्या है? धन संपदा आदि का जो संचय होता है उसके संदर्भ में है। तो ये अलग अलग अर्थ होते हैं। ग्रह जैसे कि पृथ्वी ग्रह हो गया है ना, ये ग्रह है। जैसे आपका बुध ग्रह है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह हैं। गृह, कई लोग इसका उच्चारण बहुत गलत करते हैं, इसे भी ग्रह कर देते हैं। इसका अर्थ होता है घर। सर और शर, इस सर का अर्थ होता है तालाब और इस शर का अर्थ होता है तीर। तीर मतलब तीर कौन सा? बाण वाला। ये लोग बाण भी लिख देते हैं, वो भी सही है। तो ये है। तो इस प्रकार से जो कक्षा में है ना, कुछ ऐसी ही आप लोगों को कक्षाओं में ये अलग-अलग टॉपिक कवर कराए जाएँगे। जैसे किसी कक्षा में अनुवाद ना करा के निबंध करा दिया, किसी कक्षा में संक्षेपण लेखन करा दिया, है ना बेटा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं कवर कराई जाएँगी। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि मूल्यांकन आप सभी का होगा, ये ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चा कॉपी लिख कर देगा, मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के साथ मार्क्स और रिमार्क्स आप लोगों का पृष्ठ पोषण फीडबैक भी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये कक्षा के संदर्भ में कुछ प्रमुख जानकारी थी कि हिंदी की कक्षा में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इस प्रकार से कराई जाएँगी और सब कुछ लिखित रूप से होगा, ये ध्यान रखेंगे। और कक्षा में आप लोगों को मेरे साथ बना रहना है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों का कहा जा सकता है कि लॉ का सिलेबस ही बहुत लेंदी होता है। तो उसको कवर करना और साथ ही साथ लाइव क्लासेस लेना कई बार थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस 100% मिलेंगी। और ये सब जो कुछ आप लोगों को लिखित रूप में पढ़ाया जाएगा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं लिखित रूप में ही सब कुछ पढ़ाऊँ। तो जब लिखित रूप में पढ़ाया जाएगा, ये सब आपको पीडीएफ के रूप में सारी सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से हम अपनी परीक्षा की जो तैयारी है, वो हम करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बेटा जुड़ें और जुड़कर आप अपने प्रयास को सार्थक बनाएँ। आपका कहा जा सके कि रिज़ल्ट आ सके, आप सभी को सफलता प्राप्त हो। है ना बेटा? ये है। एक बार फीस मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि बेटा आप लोगों की फीस जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि कई बार आप लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि मैम कितनी होगी, हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होंगी। तो इन सब की जानकारी जो है आपको ये जो दिया गया नंबर है ना, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। फीस की जानकारी मैं एक बार फिर से दे दूँ। जो फीस है, अगर आप दोनों विषयों की हिंदी और अंग्रेजी दोनों की अगर साथ में कक्षा ले रहे हैं ना, तो अंग्रेजी आपकी और हिंदी की जो फीस है ये है आप 3999, ये ध्यान रखें। दोनों में से अगर किसी एक विषय की लेना चाह रहे हैं, जैसे सिर्फ हिंदी या सिर्फ अंग्रेजी, तो इनकी जो फीस रहेगी 1999, ये ध्यान रखें। अगर इंडिविजुअल आप लेना चाहते हैं तो। तो ये रहेगी आपकी पूरी जानकारी। आपको 2 डेमो क्लास फ्री दिए जाएँगे, है ना बेटा? लाइव सेशन भी आप लोगों को होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे। बहुत सारी जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आप स्वयं शयान सर जी को फ़ोन कीजिए, वो आपको विस्तार में जानकारी देंगे। और जैसा आज मैंने बताया कि हिंदी की कक्षा में आप लोगों को कौन-कौन सी विषय वस्तु कवर कराई दी जाएगी, तो आप लोग इसी जानकारी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। जल्दी से जल्दी आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ, एनरोल करें और समय रहते आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें और चयन को सुनिश्चित करें। धन्यवाद आप सभी का।